नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं चुनावी फिजा की बात करने वाला हूं। 2 चरण का मतदान मुकम्मल हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़े ये चुनाव है। 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और ताल भी ठोकी जा रही है। बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार। 2-2.5 महीनों से यह ताल ठोकी जा रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से यह नारा कम गूंजता सुनाई दिया है। उधर कांग्रेस अब हुंकार भर रही है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। यह बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि दक्षिण में साफ हो जाएंगे, उत्तर में हाफ हो जाएंगे। बीजेपी पलटवार भी करती है कि हमारे 400 पार की बात या उस पर सवाल उठा रहे हो। सवाल तो यह भी है कांग्रेस इस बार 40 पार भी हो पाएगी क्या? अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अमित शाह कहते हैं पहले 2 चरणों में ही मोदी ने शतक लगाया, शहजादों का नहीं खुला खाता, ऐसा कह रहे हैं। जबकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं पहले चरण में इंडिया 120 से 125 सीटें जीत रहा है। अखिलेश यादव ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा जो लोग 400 पार कह रहे थे वो अब दलितों और पिछड़ों के बारे में बोल रहे हैं। जबकि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं 2 चरण के बाद लगने लगा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये 400 की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। अब ये तो ताल ठोकने की बात हो गई। पर हम इन्हीं दावों को आज कसौटी पर कसने जा रहे हैं। वही कल जो मैंने बात कही थी मेरे सहयोगी जैनेन्द्र का, जो वीडियो वायरल हो रहा है। ताल तो ठोकी जा रही है। कमरे में बैठे, स्टूडियो में बैठे हम सुन रहे हैं, पर खिड़की भी खोलने की जरूरत है। और खिड़की खोलने के लिए एक चीज सबसे अहम साबित होने वाली है क्या, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है अभी इस चुनाव में, और वो है बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट। अब आप कहेंगे इसका मायने क्या है? भाई एनडीए और इंडिया की लड़ाई हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन दरअसल सत्ता की चाबी कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट के नतीजों पर टिकी हुई है क्या? पिछली दफा कुल मिलाकर 161 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट थी। इसमें बीजेपी जीत गई 147 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 आई। बाकी तो अन्य जीत गए जिनको कॉन्टेस्ट में भी नहीं माना जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं यह आंकड़ा 192 का है, इसमें 178 बीजेपी जीत गई, उसमें दूसरी पार्टियां भी आ जाती हैं। तो आंकड़ा कोई भी लगा लीजिए, 192 में से 178, तब भी 91% का स्ट्राइक रेट, 91% सीटें बीजेपी जीत गई। अब इनमें जीती कहां कहां थी? क्लीन स्वीप, सारी की सारी सीटें बीजेपी कहां कहां जीती? गुजरात 26 की 26, राजस्थान 25 की 25, उसमें एक एनडीए का घटक भी था, हनुमान बेनीवाल, पर आप उसे 25 भी मान सकते हैं। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7, उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल में 4 की 4, अरुणाचल की 2, त्रिपुरा की 2 की 2, चंडीगढ़ 1 ही सीट है और दमन दीव, यहां पर 100% स्ट्राइक रेट। अब आप इसमें आंकड़ा लगा लीजिए, 51 और 10 61 और 4 65 70 77 81 83 सीटें सीधी जीत गई बीजेपी। और कहानी यही नहीं थमती है, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश को भी। 29 में से 28 सीटें जीत गई बीजेपी, छत्तीसगढ़ भी जोड़ना पड़ेगा। 11 में से 9 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। कर्नाटक में 28 में से 25 और एक और घटक को जोड़ लें तो 26। असम में 14 में से 9
और झारखंड में 14 में से 12। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें 2019 में तो 52 सीटें आई, और ये 52 सीटें, इनमें पुट किस किस राज्य का था? केरल से 15 सीटें जीती, तमिलनाडु से 8, तेलंगाना से 3, 15 और 8 23 और 3 26 सीटें तो आपने दक्षिण में जीती। 8 पंजाब में 8 सीटें, तो हिंदी पट्टी में देखिए पंजाब के अलावा ना के बराबर 0 बटा लड्डू का खेल हो गया। उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीत पाई कांग्रेस, और बिहार में 1 सीट जीती थी। तो यह 52 का आंकड़ा कितना बढ़ा पाती है कांग्रेस? क्या इस पर तय होंगे 2024 के नतीजे? या बीजेपी जो कह रही है कि 40 पार भी कर पाएगी क्या कांग्रेस? अस्तित्व पर खतरा मंडराए रहेगा क्या? 2 बार हो चुका है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, और 2019 में 52। अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुनवा पाई थी कांग्रेस, क्योंकि कम से कम 10% सीटें आपको जीतनी होती है, यानी कि 55 सीटें होनी चाहिए आपके पास। वो नहीं हासिल कर पाई कांग्रेस। इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कांग्रेस के सामने मुंह बाए कभी नहीं खड़ा हुआ। और हिंदी पट्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश 1 सीट जीती, वो सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं थमा। 2.36% वोट बैंक पर आकर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। 2 विधायक जीते, और अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कल देर रात तक सीईसी चुनाव समिति की बैठक होती रही, और फैसला आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। तो फ्रंट फुट पर अगर नहीं खेलेगी कांग्रेस, जहां से जमीन खिसक चुकी है, पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है, जहां पर वहां पर ताल नहीं ठोकेगी, तो बीजेपी को कैसे रोकेगी? वो विजयी रथ कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा? यह अपने आप में एक सवाल है। और जब यह सवाल उठ रहे हैं तो दिल्ली जैसे प्रदेश में क्वासाई स्टेट है, सिटी स्टेट है, 4-3 का बंटवारा भी किया है, गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस ने, उनके कद्दावर नेता राजकुमार चौहान पार्टी छोड़ देते हैं, और अरविंदर सिंह लवली चले गए थे बीच में, बीजेपी वापस कांग्रेस आए, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऑल इज नॉट वेल विद इन द कांग्रेस। यह भी अपने आप में एक सवाल है। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर हो गया है, क्या कुछ खाता खोलेगी कांग्रेस? हरियाणा में अभी 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर तो चुनाव हो भी चुका है। और इसके अलावा हम 4 स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर तो मतदान हो भी गया। अब वहां पर एक और धमाका हुआ है। प्रज्वल रेमन्ना, जो एचडी देवेगौड़ा, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जेडीएस के सर्वे सर्वा हैं, उनके पोते हसन से एनडीए के उम्मीदवार, हजारों की तादाद में पॉर्न क्लिप्स मिली हैं कि जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं महिलाओं का। अब वो भाग गए हैं, जर्मनी की फ्लाइट पकड़ ली, फ्रैंकफर्ट, और वहां से किसी यूरोप के देश में जा छिपे हैं। एसआईटी का गठन भी हो चुका है, पर इसकी गूंज भी अभी सुनाई देगी क्या? पर हम कर्नाटक को अभी थोड़ी देर के लिए अलग भी कर लें तो पश्चिम बंगाल 42 सीटें, 40 सीटें बिहार और 48 सीटें महाराष्ट्र, 130 सीटें हैं ये। इन 130 और एक और 130 सीटें हैं, इनका गणित थोड़ा समझना होगा। दक्षिण में 130 सीटें,
बीजेपी पिछली दफा 29 सीट जीत पाई थी, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना। तो 100 सीटों का सीधा एक बड़ा पुट उसके खाते से हट जाता है। और जो ये 130 सीटें हैं इन 3 राज्यों की, बिहार में 40 में से 39 जीती बीजेपी ने, एनडीए ने, और 48 में से 41, एक और इंडिपेंडेंट को जोड़ लें तो 42 का आंकड़ा हो गया था एनडीए का महाराष्ट्र में। तो यहां पर क्या खेल होगा, यह भी एक साइड स्टोरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2 चरण पार, विपक्ष में धार, अब थोड़ी सी आत्मविश्वास आता दिखा है, या 400 के आसार, या ये सिर्फ एक ताल ठोकने का आंकड़ा है। लड़ाई बहुमत की है, 272 की, और दक्षिण तक शोर, या उत्तर में भी बढ़ेगा कांग्रेस का स्कोर। भाई दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, इसमें कुछ दम है जब वो बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज मैंने थोड़ा सा पुट ऐसा रखा है कि तजुर्बेकार लोग भी हैं और युवा भी हैं। मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, आदेश रावल युवा चेहरा हैं, ये बहुत भटकते हैं, बहुत एड़ियां घिसाते हैं खबरें निकालने के लिए, और कांग्रेस पर खास पकड़ है इनकी। मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, एक और युवा चेहरा, इस पैनल में जुड़ेंगे, अभी दिख नहीं रहे हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सीधी बात करते थे, सीधे सवालों की बौछार आजकल झेलते हैं जो मैं इनसे पूछता हूं, प्रभु चावला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रभु, ताल तो बहुत ठोकी जा रही है, 400 पार, या दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। 2 चरण के बाद इन्हें कसौटी पर कसें तो क्या पाते हैं आप, क्या देख रहे हैं, किस ओर जा रहा है चुनाव? ये संदीप, बुरा ना मानो ये इलेक्शन है। कहते हैं बुरा ना मानो ये होली है। तो हर तरह की बुछारें होती हैं, हर तरह के कलर मिले जाते हैं। तो हम लोग भी हर तरह के कलर का कॉम्बिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर में हार, दक्षिण में जीत, ये सब बात इस तरह से आप जिस तरह से कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पहली बार लगा है कि उत्तर में भारतीय जनता पार्टी को चोट लग सकती है। अब 2009 से अभी मुकाबला करें। आप शुरू में जब आपने सवाल अच्छे उठाए हैं कि सारा कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस का क्या होने वाला है उत्तर में। पश्चिम के अंदर तो आपने दिखा दिया सीटें नहीं मिलने वाली, जो आपने ओपिनियन पोल दिखाया था। अब उत्तर के अंदर अगर आते हैं, 2009 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, 1979 के बाद सबसे ज्यादा सीटें 206 या 203 लेकर के आई थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में 20 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। 206 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिली थी। 1991 के बाद सबसे ज्यादा सीटें ये थी उनके पास। अब क्या उस आंकड़े तक पहुंचना कांग्रेस को होगा? तो 203 जब बनी थी तो बीजेपी 140 से भी नीचे आ गई थी उस वक्त। तो जो सवाल उठाया है कि उत्तर में क्यों जो 2 राउंड हुए हैं, आपने बिहार उसके अंदर नहीं दिखाया, बिहार के अंदर भी लगभग 40 सीटों में से 39 इन लोगों के पास थी, वो आपने बताया नहीं उसके स्टेट के बारे में। अगर वो भी जोड़ लें जिसमें भी कांग्रेस है नहीं, कोई सीटों पे लड़ रही है, अभी ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ रही वहाँ पर, परंतु इन सारे प्रदेशों के अंदर जब तक कांग्रेस 161 सीटों की जो आप बात करें थे बीजेपी ने जीती थी, या 178 जो एनडीए ने जीती थी, उसमें से जितनी सेंध लगेगी वो कांग्रेस के पाले में ही जाएगी। अब कांग्रेस के कितने बैट्समैन छक्के लगाने में उतरे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन छक्का लगा सकता है कांग्रेस की बिहार पे? कोई लीडर ऐसा है कि नहीं है? जैसे आपने कहा 2 सीटों के ऊपर जो वो जीतते रहे हैं हमेशा, अमेठी को छोड़ करके रायबरेली हमेशा जीतते रहे हैं, जब से भी लड़े हैं वो भी हार गए थे। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पास बैट्समैन हैं कि नहीं है? नहीं, जो उनका स्टार बैट्समैन, उनका कांग्रेस वालों की माने उनके सचिन तेंदुलकर, वो मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, वही अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। रोज बरोज माहौल तो बन रहा है, पता लग नहीं रहा। नहीं, इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है? नहीं, सचिन तेंदुलकर जो नहीं, पहले आपने सचिन तेंदुलकर का उनको टाइटल कैसे दे दिया कि ना कांग्रेस वाले कहते हैं, मैंने नहीं दिया, कांग्रेस वाले अपना स्टार प्रचारक मानते हैं।
तो मैं जो कह रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अंदर भी देखें आपके कांग्रेस का कोई कैप्टन नहीं है जो लीड कर सके, हर जगह झगड़े हैं। परंतु जो इशू बन गए हैं, जो आपने पहले सवाल उठाया कि आज क्यों क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ हार हो सकती है, उसके दो कारण हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी थर्ड टर्म के अंदर आ जाती है लोगों के अंदर, और दूसरा बीजेपी के स्टार प्रचारक कम होते चले जा रहे हैं। मोदी के नाम से सिर्फ हर जगह पर आप वोट मांगेंगे तो लोकल जो इशू हैं, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनकी अगर प्राथमिकता नहीं होगी, उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, स्टेट के उनका प्रचार नहीं किया। पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री अटल जी थे या इंदिरा गांधी थी, विनोद बैठे हैं, ये भी देखते कहीं, वो जब स्टेज पे जाती थी, वो उतरती थी हेलीकॉप्टर से पे जा करके 2 मिनट या 4 मिनट का भाषण देती थी, सारे कैंडिडेट्स के हाथ खड़े करते थे, अटल जी ये मेरे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, और चले जाते थे। अब किसी कैंडिडेट को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि दोनों तरह से गालियाँ पड़ती हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर बंगाल में जाएंगे, वेस्ट बंगाल को गाली देंगे, ममता को गाली देंगे, स्टेट को गाली देंगे। अपने प्रतिनिधि जो आपने रिप्रेजेंट किए हैं बीजेपी ने या कांग्रेस ने, मैं बीजेपी पर इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से ये प्रचार नहीं हो रहा कि उनके कैंडिडेट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, ये तो डिलिबरेट प्लॉय रही है। प्रभु एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। हमने 2019 के चुनाव में भी देखा कि बीजेपी प्रेसिडेंशियल बना देती है, इस संसदीय चुनाव को प्रेसिडेंशियल बना देती है कि मोदी, या बताइए किस और को दोगे, मोदी को वोट दे रहे हो या नहीं। तो क्या ये प्रेसिडेंशियल नहीं बन पा रहा है पूरा चुनाव, और काफी हद तक लोकल स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ा जाने लगा है? क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? ये आप बिल्कुल वही कह रहा हूँ। 2014 के अंदर आप देखा होगा मोदी के मास्क हर जगह दिखाए जाते थे। हाँ। जब क्राउड सामने बैठी थी उसके अंदर भी हजारों मास्क, एक नया इनोवेशन किया था। इस बार आपने किसी क्राउड के अंदर मोदी के मास्क देखे? परंतु मोदी जी ऊपर अपने आप कहते हैं कि मेरी गारंटी, मेरे ऊपर विश्वास करिए, कि मोदी जी अपने ऊपर एक लेकर के बैठे हैं कि मैं जब आपसे वोट मांगने आया हूं, कैंडिडेट के लिए मानने नहीं आया, अपने लिए मानने आया हूं। अब सिंबल लेके खड़े होते हैं जरूर स्टेज पे जाकर, पहले नहीं होते थे। तो ये सारा खरा प्रचार हो गया मोदी वर्सेस, जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। परंतु लोकल से भी, जैसे आज सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे पहले बाकी बीजेपी के लोग इतने इनोवेटिव थे, इतने एग्रेसिव थे, आज कांग्रेस और विरोधी के लोग उससे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाकर थे, व्हाट्सएप पे आपके पास भी आते होंगे, तो नैरेटिव जो है लोकल के सेट कर, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ थोड़ा कम एक्टिव दिखाई देता है कि उसका रोल मिनिमाइज कर दिया गया है। उसका रोल कुछ नहीं है सिवाय कि स्टेज पे जाना, फूल इकट्ठे करके लाना, प्रचार के अंदर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। और बाहर से लोग जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं, कोई केंद्रीय मंत्री बैठ जाता है या कुछ और, पहले भी ऑब्जर्व हुआ करते थे। परंतु आपने देखा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, कितना प्रचार कर रहा है? आपने देखा कोई और मंत्री आपको दिखाई देता केंद्र का कि राजस्थान या मध्य प्रदेश के अंदर सिवाय अमित शाह और मोदी जी के अलावा कोई दिखाई देता है? तो एक सेंट्रिक केंद्रीयकरण हो गया है कि हमारे फेस आ रहे हैं, उनके ऊपर आप राजनाथ जी कहीं गए हुए थे, आज कभी कभी दिखाई दे जाते हैं कहीं पर। तो ये सारा का सब, और उधर कांग्रेस नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है ना, कांग्रेस की भी तो वही बीमारी है। प्रियंका गांधी से ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, पर कांग्रेस में भी तो ये बीमारी है। मैं कांग्रेस में नहीं, हाँ, मैं कुछ हुई थी, आप बोले दीजिए मेरे को। हाँ प्लीज। बीमारी नहीं है, कांग्रेस ने एक संगठन को नीचे से मजबूत किया है। कांग्रेस का कोई हीरो नहीं होना चाहिए, यही उनके। कर्नाटका कैसे जीते थे? क्या आप कहेंगे राहुल गांधी जितवाया था क्या? वहां लोकल लीडर है ना दोनों के दोनों। आंध्रा कैसे जीते थे? आप कहेंगे प्रियंका ने जितवाया था क्या? कांग्रेस के पास लोकल नेता अपने आप खड़े हो रहे हैं। जो फालतू के लोग थे वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो अपने आप नेता खड़े हो, क्योंकि पर वो एकदम खड़े हो जाए। अभी हम ये नहीं भूल सकते ना प्रभु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य हार गए, और वहां तो पुराने घाघी अभी बैठे हुए हैं ना, उन्हीं के हाथ में कमान है। भाई अशोक गहलोत के हाथ में कमान थी, अब उनके बेटे ही जालौर से जीत पाएंगे या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। नकुल नाथ के ही पसीने छूटे हुए हैं छिंदवाड़ा में। पिछली बार भी खड़े हुए थे, हार गए थे वो। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, पर सवाल फिर आप हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि हार या जीत? आपको भी लगता है ना कहीं ना कहीं डिस्कशन के लिए ये जरूरी है। हाँ। कि आपको ग्राउंड में रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो करते भी नहीं। 2019 में क्यों नहीं किया? 2014 में क्यों नहीं किया? अब आप, क्योंकि ऐसी लगता है कि आप, मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, मैं फील्ड में नहीं गया, परंतु जो रिपोर्ट में देखता हूं उसे ये लगता है कि चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस पहले से ज़्यादा एक्टिव है। मैं ये नहीं कहूँगा पहले से ज़्यादा एक्टिव है, उत्साह भी दिख रहा है कांग्रेस में। तो ये हिंदी पट्टी की लड़ाई हो रही है क्या? दरअसल हिंदी पट्टी और इसका पुट भी ज्यादा है। विनोद देखिए, 130 सीटें ही है ना दक्षिण में।
हिंदी पट्टी तय करेगी और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस कुछ जान दिखा पाएगी क्या? 2014 और 19 में नहीं दिखा पाई, या दिखा रही है क्या 2 चरण के बाद? आपका आकलन? आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, अग्निहोत्री जी से नहीं पूछ नहीं, रहे, नहीं, वरना नहीं, मैं आप आप थोड़ा ही से। पलट के हाँ। उस तरफ देखते। तो देखिए, बात यह है कि मैं एक स्टेट में गया था जिसका नाम जी, बोला राजस्थान है, उसके बारे में बहुत चर्चा है, और वहां पर सट्टा मार्केट ने भी अपने प्रोजेक्शंस बदले हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं गणित में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कितनी सीटें जीत रही है, कितनी सीटें हार रही है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 कांग्रेस को, बीजेपी को किसी हालात पे नहीं आ रहे। उनका आंकड़ा वहां पर गिरेगा। कितना गिरेगा इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर जात के नाम पर वोट डल रहा है, और कुछ जातें हैं जो बीजेपी से क्षुब्ध है, नाराज है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न राजस्थान का जाट नाराज है, उसके कारण है, राजपूत नाराज है। और रही बात 400 पार की, तो उसके चलते जो दलित और जो मुस्लिम और जो ट्राइबल समाज है, उनमें एक व्यथा है, डर है, 400 पार का डर है। प्रधानमंत्री तो अब ये कह रहे हैं ना, आफ्टर थॉट है उनकी, कि बीजेपी, कांग्रेस जो है वो आपका आरक्षण छीन के हाँ, हाँ, वो मुसलमानों चेंज को हुआ देना है। चाहती है। 3 दिनों में 400 पार हाँ, की तो ताल नहीं, अब ये सफाई दी जा रही है कि 400 पार इसलिए मांगे जा रहे हैं कि आपका हक ना छीन ले कांग्रेस। हाँ, और क्योंकि शुरू में सजेशन ये था कि 400 पार लेके बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी, आप समझिए इस बात को। और इसलिए मोहन भागवत जी ने भी आज कुछ स्पष्टीकरण दिया है, हाँ, आरक्षण को क्योंकि लेकर उनका एक जो कथन एक बिहार के इलेक्शन में बुरा पड़ गया था, और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी बिहार में, जब 2015 की नीतीश बात कर और रहे हैं आप। हाँ, लालू दोबारा इकट्ठे आ गए। तो चूंकि ये पूरा इलेक्शन जो है ये जात पे चला गया, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने ये जरूरी समझा कि मुसलमान और हिंदू दोबारा किया जाए, और एकदम से वो जो विकास का नारा था, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि का मामला जो था, जो उनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे, वो सब ताक पे रख दिए गए, और 2002 वाली तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, 2002 की गुजरात की तर्ज पर, और ये भी गिनाना शुरू कर दिया कि कुछ समाज के परिवारों में कितने बच्चे होते। ये है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव इन दीज इलेक्शंस। और इस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के चलते ये सब आंकड़े लगाए जा रहे हैं, पर ये इस सब अटकलें समय लगाई जा रही हैं। नहीं, आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं विनोद, कांग्रेस अगर जी, अच्छा जी। प्रदर्शन करती है अपनी रणनीति के चलते है, बाय डिफॉल्ट लोग नाराजगी के चलते उनकी तरफ जा रहे हैं, चुनाव स्थानीय हो रहे हैं, या कांग्रेस कोई नैरेटिव क्रिएट कर पा रही है? सवाल यहां भी अटकेगा ना। देखिए, आज के दिन कोई भी एक पैन इंडिया नैरेटिव नहीं है, एक बात को छोड़कर, का हमारा आईन खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। अगर कोई नेशनल नैरेटिव बना है, और कितनी भी इंटेंसिटी है उसकी, तो सिर्फ यही नेशनल नैरेटिव है। नहीं, नेशनल जहां नैरेटिव तक क्या मोदी का नहीं है कुछ कि मोदी को लाना है या नहीं लाना है? मोदी सेंट्रल फिगर तो बन गए हैं ना इस चुनाव के। देखिए, मोदी जी इस हर चुनाव में सेंट्रल फिगर बने, लेकिन हर बार एक ही तस्वीर पर, वो आज कोई मजाक में किसी व्हाट्सएप पे चल रहा है कि चाय तीसरी बार गर्म करके नहीं पीनी चाहिए, उसके जो हानिकारक हो सकते हैं उसके असर आपके स्वास्थ्य पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो वैरायटी है अपनी पार्टी के भीतर, जो आश्वासित करने वाले चेहरे हैं मोदी जी के मुकाबले, कुछ लोग मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन पहले बहुत से ऐसे लोग थे
जो इस पार्टी को वोट देते थे, बावजूद इसके कि पूरी तरह से मुतमिन नहीं थे इसकी विचारधारा के साथ, वो जो बुके है वो सडनली वैनिश कर गया, वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। अब मुझे आप बताइए कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी को छोड़कर, जिनका की गेस्ट अपीयरेंस है, जिनका कैमियो रोल है, जिनका कोई बड़ा रोल नहीं है, उनको छोड़कर सिर्फ 2 लोग कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये लोग हमेशा कैंपेन करते हैं। इनमें नयापन क्या है? इनकी बातों में नयापन क्या है? आप बताइए मुझको, कोई नयापन आपको नजर आया? नहीं नहीं, नयापन बीजेपी की तरफ तो से नहीं है, तो कांग्रेस कोई विकल्प के तौर पर कोई ऐसे बड़े मुद्दे क्या जमीन पर उतार पा रही है, जनता के आम वोटर के जहन में उतार पा रही है क्या? हाँ, 2-3 मुद्दे उतरे हैं। एक कि जो किसानों का मुद्दा था, जाटों के बारे में संदर्भ में आप समझ लीजिए, जो पहलवानों का मुद्दा था, जो पहलवान लड़कियों के साथ हुआ, जो जाटों के साथ हुआ, और जो समीकरण कर लिए कुछ जगह पर कांग्रेस ने, और थोड़ा ग्राउंड यील्ड किया। अब जैसे उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ समीकरण कर लिया, बाप पार्टी के साथ समीकरण कर लिया, उधर सीपीएम को जगह दे दी सीकर में, तो उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। और लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट जब पूरी तरह से आएंगे तो हम समझ जाएंगे। एक आकलन ये भी है कि सिर्फ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट का लॉस होगा उसको, ये 8 से 10 सीट। ये ऐसे आकलन 2019 में भी बहुत हुए थे, पर विनोद, मैं इसीलिए वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2019 में फलोदी सट्टा मार्केट ने अपने आंकड़े नहीं बदले थे, हमने आपने बदले, ये आज उन्होंने भी बदले। तो आंकड़े बदल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल रहे हैं, पर इसमें विनोद देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ बात यहां खत्म नहीं होती। कांग्रेस जहां गठबंधन में भी है, बिहार में है, ये सभी का मानना है कि कमजोर कड़ी अगर उस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बिहार में कोई है तो वो कांग्रेस है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन हो गया है, तो कमजोर कड़ी कौन है जी? कांग्रेस है। कांग्रेस अभी कमजोर कड़ी साबित हो रही है, उसकी मजबूती के कुछ संकेत दिखते हैं या ये बाय डिफॉल्ट भी हो रहा है? नहीं, देखिए, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर आपको, जैसे विनोद शर्मा जी कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे, अगर मान लीजिए राजस्थान में अन्य राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ तो क्रिएट किया है ना। और कांग्रेस अगर कमजोर कड़ी है बिहार में या महाराष्ट्र में, तो ग्लू भी है कांग्रेस, ये भी बता दें आपको। 2019 में अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होती तो परिणाम कुछ और बेहतर होते उनके हक में। तो वो ग्लू का काम भी कांग्रेस करती है। और जो एक नैरेटिव की बात हो रही है, देखिए, एक नैरेटिव जो है अगर सिंगल, वो बहुत नीचे तक गया है, वो है संविधान वाला, और वो शायद हमको भी अंदाज नहीं था। लेकिन अभी मैं जरा कानपुर तक गया था और वहाँ मैंने लोगों से बात की, संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने बताया कि साहब, संघ की बैठकों में जो स्वयंसेवक आमतौर पर अपने वरिष्ठों की बात सुनते हैं, वो उसमें जो दलित समाज से स्वयंसेवक आ रहे हैं, वो पूछते हैं कि भाई संविधान बदलने वाली बात ये क्यों आ रही है? ऐसा अगर होगा तो हमको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वाकई नीचे तक जा रही है, क्योंकि दलित और आदिवासी समाज खास करके, वैसे तो संविधान से लगाव इस देश के हर नागरिक को है, लेकिन अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को विशेष लगाव है संविधान से, क्योंकि उनके अधिकार इस संविधान, वही उनका सुरक्षा कवच है, वही सुरक्षा कवच है। तो वो एक नैरेटिव जो है गया, और उसी नैरेटिव को इसीलिए क्या मुद्दों का एक रायता सा भी फैल गया है। पहले चरण से पहले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। पहले चरण के बाद यकायक हिंदू मुसलमान भी होने लगा, फिर घोषणा पत्र आ गए जी, सोना बेच दिया जाएगा और चांदी और मंगलसूत्र पर बात आ गई, फिर इनहेरिटेंस टैक्स पर आ गई बात, अब आरक्षण पर आ रही है। ये मुद्दे यकायक एक के बाद एक क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, जो इनहेरिटेंस टैक्स, जो विरासत टैक्स पे बात आई और उसमें कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा, उसके जवाब में कांग्रेस ने आरक्षण वाला मुद्दा छेड़ दिया। और वो पुराना उनका जो है वीडियो, आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो है, जिस तरह से उसको वीडियो वायरल किया गया और कहा गया, देखिए बीजेपी, राहुल गांधी का बयान में देख रहा था कि बीजेपी तो आरक्षण विरोधियों में कहेंगे। अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई, अब अमित शाह जी सफाई दे रहे हैं, आरएसएस प्रमुख ने आज सफाई दी कि हम तो आरक्षण के साथ हैं। असमंजस है। तो कुल मिलाकर के मुद्दों का रायता तो फैल ही रहा है, लेकिन मूल मुद्दे जो है आज भी वैसे ही है। संविधान
महंगाई और बेरोजगारी। और जिन राज्यों में से फौजी चुन के आते हैं वहां अग्निवीर, अभी आदेश रावल बैठे हैं, ये और बेहतर बताएंगे कि अग्निवीर का मुद्दा भी राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन राज्यों में, हरियाणा में, हरियाणा पश्चिमी में, उत्तर प्रदेश में, हाँ, तो ये वो भी एक बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में है। तो ये जो जगह जगह खबरें आ रही हैं कम मतदान की, या जो कई बार आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ कम हो सकती हैं, वहाँ बहुत घट पड़ सकती हैं, उत्तर भारत में खासकर जहाँ कांग्रेस का सीधे मुकाबला है। मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि 3-4 सीटें जो है उत्तर भारत में क्या ये कहना भी सही होगा, अंग्रेजी फ्रेज का इस्तेमाल करूं, बीजेपी हैज एवरीथिंग टू लूज एंड कांग्रेस हैज एवरीथिंग टू गेन, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे लेवल पर है, भाई 25 में 40 सीट थोड़ा जीत सकते हो आप, या 10 की 12 थोड़ा जीत जाएंगे हरियाणा में। आपने भी पढ़ा होगा, इस देश के एक बड़े पोलस्टर हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनका जो है आर्टिकल जो मनी कंट्रोल में था, हाँ। जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 13 राज्य वो है जहां बीजेपी बिल्कुल मैक्सिमम। बाद में ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन आर्टिकल अभी भी उनका जो है, हाँ। वो उनका जो इंटरव्यू नुमा आर्टिकल है वो है, और जिसको उन्होंने कोई विड्रॉ नहीं किया है। उसमें उन्होंने खुद ये असेसमेंट किया कि ये जो है इन राज्यों में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है अपनी पोजीशन रिटेन करना, यानी यहां वो कम हो सकती है। तो ये वो पोलस्टर्स कह रहे हैं इस बात को, और ये बात टुकड़ों टुकड़ों में आ भी रही है राजस्थान, टुकड़ों में तो आ रही है, पर आदेश जब एक नैरेटिव, एक माहौल जो बनाया जाता है हिंदी पट्टी में, क्या कांग्रेस वो माहौल बना भी रही है? फ्रंट फुट पे तो खेलना पड़ेगा। अमेठी से क्यों नहीं चुनाव लड़ने का फैसला अभी तक सामने आया, या रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? देखिए, मैं इसकी शुरुआत करूंगा जनवरी 22 से। और जनवरी 22 में राम मंदिर का जो प्रतिष्ठान हुआ था, उसके बाद लगभग 10 दिन तक कांग्रेस पार्टी बेहोश पड़ी हुई थी। उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारा नैरेटिव क्या होगा, हम चुनाव के बीच में कैसे जाएंगे। और ज्यादातर नेता इतने डिमोरलाइज थे कि सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, क्योंकि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछले 20 से 25 दिन में एकदम से ऐसा नैरेटिव चेंज हुआ है, खास तौर पर उत्तर भारत के और ग्रामीण इलाकों में। जैसे आप लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, तो मैं पिछले हफ्ते गांव में था, तो वहां किसी ने मुझसे पूछा कि बाबा साहब की किताब को कुएं में फेंक देंगे अगर अगर तीसरी बार आए तो मैं समझ नहीं पाया कि ये किसकी बात कर रहे हैं कि बाबा साहब की किताब को कुएं में फेंकते हैं। मैंने उसको कोरिलेट किया कि ये मैसेज जो आरक्षण की बात दिल्ली में हो रही है, मीडिया के बीच में हो रही है, वो गांव तक पहुंचा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वहां रख के बैठे थे ताकि एक संदेश जाए कि बीजेपी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी बात पे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। खबर के लिहाज से एज ए रिपोर्टर, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि एक चर्चा चली है पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर भी कि अगर गांधी परिवार के तीनों लोग संसद में आ जाएंगे तो उससे एक परिवारवाद का जो संदेश जाता है, बार बार जो आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार के ऊपर, उस पे काफी दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये कौन सा लॉजिक है आदेश? तो उम्मीद ये नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? फिर तो ये बात अखिलेश यादव को भी समझानी चाहिए। नहीं, फिर ये बात अखिलेश यादव को भी समझानी चाहिए, कांग्रेस वालों को। फिर तेजस्वी यादव को भी समझाएं, या दे आर शाइंग अवे फ्रॉम अ फाइट, कि भाई कहीं हार ना जाएं। देखिए संदीप जी, मैं इस पे आता हूं। देखिए क्या है ना, रीजनल राहुल गांधी की जो अपने उनके नैतिकता है ना, वो थोड़ी बड़ी है। जैसे वो कहते हैं कि जब वो उनसे कहा गया कि आप पिछले 5 साल पहले कि आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वादा कर दीजिए सरकार बनती किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, सब लोग थे। कहा कि क्या इसको हम कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, तो उन्होंने वादा कर दिया। तो बेसिकली वो जो अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना, उसके बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और उनको, उनके जितने भी उनके रणनीतिकार हैं, जो सो क्लोज स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको ये बात कह दी गई कि गांधी परिवार के तीनों लोगों को एक समय में हाउस में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का लड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई लड़ा तो वो राहुल गांधी अमेठी से तय है। अब ये चूज करना है अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, वो रायबरेली चले जाएंगे। रायबरेली कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट रही है, और राहुल गांधी कौन चले जाएंगे? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि रायबरेली से, या लड़ेंगे भी? मुझे आपकी संदीप आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से? मैं वही कह रहा हूं कि पार्टी के, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो रायबरेली से लड़ेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है।
इसके पीछे तर्क ये है कि ये सीट कांग्रेस प्रेसिडेंट की है, सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, इसके पीछे का तर्क ये है। लेकिन कल जब सीईसी की बैठक हुई, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें यूपी एजेंडे में नहीं था आधिकारिक रूप से, लेकिन अविनाश पांडे जो वहां के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया, मोना तिवारी भी आई, और वहां सबने ये कहा कि नहीं, लड़ना चाहिए। सोनिया गांधी बैठक में मौजूद थी, लेकिन सबने प्रेशर पुटअप किया, लेकिन औपचारिक तौर पे जैसे कांग्रेस में होता अब है, ये भी अपने आप में आप कमाल की खबर दे रहे हैं हैं कि सीईसी की बैठक होती है, सीईसी की बैठक में यूपी एजेंडे में नहीं है। विजय त्रिवेदी, यहां पर ये जानकारी दी जा रही है, यूपी एजेंडे में नहीं है, रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, अमेठी से नहीं लड़ेंगे, तो फ्रंट फुट पर कैसे खेल रही है? हिंदी पट्टी में जब तक अपने फुटप्रिंट्स नहीं बढ़ाएगी, खोई हुई जमीन वापस नहीं पाएगी, कांग्रेस तो कैसे बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी, लेकिन ये फ्रंट फुट पर खेलना और वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वहां उनकी एब्सेंस जो है ना वो एक अलग तरीके का मैसेज देगी। यदि गांधी फैमिली का कोई मेंबर रायबरेली या अमेठी में नहीं लड़ रहा तो वो एक अलग मैसेज देगा कांग्रेस के कार्यकर्ता को और पूरी पॉलिटिक्स को कि वो जो वहां का मैदान है। और ये लॉजिक कि वहां पर परिवारवाद तो यदि मानते हैं तो फिर तो तीनों लोग पॉलिटिक्स में है ही ना एक्टिव तौर पर कांग्रेस में, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी। केवल पार्लियामेंट में 3 में से 2 तो हैं ही, समझ लीजिए, यदि 3 नहीं है तो। और संगठन में तीनों के तीनों लोग पावरफुल लोग हैं, जो पूरी तरह से जो हाई कमान है वो तीनों लोग हैं, प्रियंका जी भी हैं, राहुल जी भी है। तो ये लॉजिक नहीं चलता। ये मुझे ठीक लग रही है बात कि रायबरेली से हो सकता है राहुल गांधी लड़े अमेठी की बजाय, वो उस को चाहते हैं कि वहां पर रहे। वैसे भी 55% वोट, सबसे ज्यादा वोट पिछली बार 2019 में रायबरेली में मिला है, अमेठी में 44% मिला है। फिर स्मृति ईरानी के साथ फाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मृति ईरानी की घबरा गए क्या? वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे लड़ना रायबरेली से जरूरी है। और ये कहना कि यूपी का एजेंडा, हाँ वही कह रहा हूँ ना, नहीं वो जाएगा, लेकिन रायबरेली की सीट को भी बचाना जरूरी है। और ये कहना कि सीईसी के एजेंडा में नहीं है, तो मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि फिर क्या प्रायोरिटी कांग्रेस की है कि अब जब 3 तारीख तक का नॉमिनेशन का टाइम बचा है और यदि यूपी प्रायोरिटी पे नहीं है तो कब टिकट तय होने वहां की? कोई भी लड़ेगा, कोई तो लड़ेगा, या कोई लड़ना ही नहीं चाहता रायबरेली अमेठी। ठीक है प्रभु, एक आखिरी सवाल और इसी से ये तैयारियों का भी सवाल उठता है ना। संगठन बड़ी मजबूत है बीजेपी का, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। संगठन की ताकत की बात करें तो कहीं 19 भी नहीं है, कांग्रेस बहुत पीछे है। बीजेपी ने हिंदी पट्टी में सब जगह अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, थोड़ा सा वो ब्रजभूषण शरण सिंह वगैरह कुछ अपवाद हैं, 1-2 सीटों पर अभी नहीं हुए। हरियाणा में भी कांग्रेस ने अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, गुड़गांव में अभी तक नहीं किया। बीजेपी 20 दिन पहले से उम्मीदवार ऐलान करके बैठी हुई है। तो तैयारी जो होती है वो भी तो एक अहम फैक्टर हो जाता है। तैयारी किसकी मजबूत दिख रही है इस चुनावी रण की? संदीप, बीजेपी में अभी यूपी में कोई सीटों पर ऐलान नहीं किया है, मेरे को लगता है। हाँ, कुछ रह गई हैं, उसमें भी रहती हैं। तो सवाल जो आपने उठाया रायबरेली और अमेठी, रायबरेली की सोनिया जी जीती थी वहाँ से पिछली बार। रायबरेली के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं हो, परंतु कांग्रेस का एक ना एक वोट हर परिवार के अंदर है। वहाँ पर कार्यकर्ता ही संगठन है। वहाँ पर रायबरेली एक ऐसी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। एक ही बार आ रहे हैं शायद वहाँ पर में बीजेपी के लोग, जब इंदिरा जी खुद आ रही थी वहाँ से, उसके बाद कभी बीजेपी हारी नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप वहाँ की बात करें कि रायबरेली की, तो वहाँ पर कांग्रेस का बड़ा आदमी कोई भी खड़ा होगा, जैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दोनों में से कोई भी खड़ा होगा, तो गांधी परिवार के साथ एसोसिएशन रायबरेली की ज़्यादा है, कांग्रेस से कम है। तो कांग्रेस वहाँ कौन है? गांधी परिवार। तो इसलिए संगठन की वहाँ पर जरूरत नहीं है। यूपी में वैसे ही संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत नहीं है। कई चीफ मिनिस्टर वहाँ से आए, कई प्रधानमंत्री आए, परंतु पिछले 20 सालों के अंदर कांग्रेस का वहाँ पर बट्टा बैठ चुका है। परंतु ये परिवार वहाँ से ना एक सीट निकाल कर ले आया था। हालांकि 2014 के अंदर के राहुल गांधी वहाँ से हार जाते। समाजवादी पार्टी के उस वक्त सुप्रीमो जो थे मुलायम सिंह यादव ने मेरे को सीधी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सपोर्ट रात को किया, एक दिन पहले मेरे को सोनिया जी का फोन आया, नहीं तो राहुल गांधी 2014 में भी आ जाते हैं अमेठी के अंदर। ये उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है। तो अमेठी को छोड़ दिए, परंतु रायबरेली के अंदर संगठन तैयार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी तैयार है गांधी परिवार को जिताने के लिए, ना कि कांग्रेस को। तो आप पर बात तो वही है ना, कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए भी तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ना, या स्थानीय लोगों की नाराजगी आपकी नैया पार लगा देगी, उसी सहारे हैं। 20 सेकंड में प्लीज। नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन रायबरेली के बारे में एक बात बता दूं। रायबरेली 1980 में इंदिरा गांधी लड़ी थी
और उसके बाद मेढक से भी लड़ी थी। 1980 में उन्होंने छोड़ दिया और उपचुनाव में अरुण नेहरू वहाँ से जीते। उसके बाद 1999 में सतीश शर्मा वहाँ से जीते अरुण नेहरू को हरा करके। उसके पहले 98 में बीजेपी से अशोक सिंह जीते थे वहाँ पर चुनाव। तो ऐसा रायबरेली में बड़ा दिलचस्प होता रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रायबरेली अपने आप में कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ है, अमेठी से भी बड़ा गढ़ है। जिससे मुझे लगता है, अभी जो आदेश कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष की सीट है, तो क्या आउट ऑफ बॉक्स ऐसा तो नहीं हो सकता कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष को वहां से उतार दिया जाए मैदान में? तो अभी ये देखने वाली बात होगी कौन हाफ है कौन साफ है, कहां पर ये खेल हो रहा है, और बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा या विपक्ष में कुछ धार भी आती दिख रही है। बहुतेरी राय आई, कुछ हमने दिखाई है, कुछ और साझा करूंगा। तो 2 चरण के बाद विपक्ष में धार आ रही है या तीसरी बार मोदी सरकार? बबलू श्रीवास्तव हमारे दर्शक हैं, प्रयागराज में रहते हैं। उनका कहना है कि चुनाव के मुद्दे अतीत नहीं वर्तमान होना चाहिए, और वर्तमान के मुद्दे आ गए हैं या मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। अभी चुनाव की सही था नहीं मिल पा रही है क्या? एक बात साफ, चुनाव दिलचस्प हो रही है। आज इतना ही, नमस्कार।